प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त हुगली पहुंच चुके हैं। यहां पर एक रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पश्चिम बंगाल में आज हुगली में प्रधानमंत्री की ये देखिए बड़ी रैली, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। उनके साथ बीजेपी के बंगाल के तमाम नेता मौजूद हैं मंच पर और हुगली के लोग स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह आसाम के दौरे पर थे और उसके बाद अब पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई योजनाओं को समर्पित करेंगे पश्चिम बंगाल को, जिसमें खास तौर पर रेलवे रूट है जो 4.1 किलोमीटर का रेलवे लाइन है, जिसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज। ये जो मेट्रो लाइन है ये दक्षिणेश्वर मंदिर को कालीघाट मंदिर से जोड़ेगी और तमाम श्रद्धालुओं के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं और इन दोनों मंदिरों के दर्शन करने जाते हैं, या देश में भी जगह जगह से लोग जब पश्चिम बंगाल में पहुंचते हैं इन दोनों ही मंदिरों का दर्शन करने के लिए, उनके लिए एक बड़ी सौगात होगी। हुगली के डनलप ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली शुरू हो चुकी है। मंच पर उनका स्वागत किया जा रहा है। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता यहां मंच पर उनके साथ मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पश्चिम बंगाल की जनता को संबोधित करेंगे। সবাই এত উন্মাদনা এখন মঞ্চে বক্তব্য রাখবেন আমাদের রাজ্যের সভাপতি এবং মেদিনীপুরের সাংসদ ভূমিপুত্র বাংলার লড়াকু নেতা দিলীপ ঘোষ মহাশয়। भारत माता की वंदे मातरम। बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। दिलीप घोष इस वक्त मंच पर आ चुके हैं, जिंदाबाद, रैली को संबोधित कर रहे हैं और बस अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पश्चिम बंगाल की जनता को संबोधित करेंगे। लेकिन बहुत कुछ बताएंगे आज। असम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम मुद्दों पर बात की और पश्चिम बंगाल तो लगातार केंद्र में है बीजेपी की चुनावी रणनीति के। पश्चिम बंगाल में किसी भी समय अब चुनाव का ऐलान हो सकता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि मार्च के पहले हफ्ते में ऐलान हो सकता है, कभी भी चुनावों की घोषणा हो जाएगी। बंधु समस्त वरिष्ठ नेतृवर्ग उपस्थित आছেন, তাদেরকে আমি স্বাগত জানাই। সর্বোপরি और उससे पहले पश्चिम बंगाल का ये दौरा काफी अहमियत रखता है, যে উৎসাহের সঞ্চার করেছেন এটা দেখে আমার जहां कई परियोजनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज পরিবর্তन হবে। पश्चिम बंगाल को समर्पित करेंगे। উপস্থিত হয়েছে এখানে শিল্পনগরী ডানলপেতে। ডানলপের জন্য লোক বাংলাকে জানতো। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से आज भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दूरी बनाई है। पीएम के कार्यक्रम में सीएम ममता को भी भेजा गया था न्योता, निमंत्रण उनको भी भेजा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दूरी बनाई है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से और वो इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगी। हल्दिया परियोजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं हुई थी शामिल। इससे पहले हल्दिया में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें जब परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया था उसमें भी शामिल नहीं हुई थी ममता बनर्जी और आज भी ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के तौर पर न्योता दिया गया था, क्योंकि कई परियोजनाओं का आज भी उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन इस बार भी ममता बनर्जी इसमें शामिल नहीं हो रही हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी मौजूद हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गौतम लाहिरी जी मौजूद हैं। दोनों ही से हम इस पर चर्चा करेंगे। प्रदीप जी, ये जो ममता बनर्जी का दूरी बनाना है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? ममता बनर्जी भी जाहिर सी बात है चुनाव को सामने नजर में रखकर इस दूरी को बना रही हैं, लेकिन इसकी जो मैसेजिंग है वो दरअसल किस तरह से जाएगी पश्चिम बंगाल की जनता के बीच? देखिए, मुझे लगता है कि इसकी मैसेजिंग अच्छी नहीं जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पर हैं और ममता बनर्जी भी एक संवैधानिक पद पर हैं। ये बात अलग है कि दोनों अपनी अपनी पार्टियों के नेता हैं, तो पॉलिटिकल जो कार्यकलाप है किसी राजनीतिक दल का वो अलग मामला होता है और सरकार का जो संवैधानिक दायित्व होता है वो अलग होता है। प्राइम मिनिस्टर का एक प्रोटोकॉल होता है, किसी भी राज्य में जाते हैं तो उस राज्य का मुख्यमंत्री और राज्यपाल उनका स्वागत करता है। कोई सरकारी कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री को बुलाया गया है तो मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, भले ही उससे सहमत हो या ना हो, चाहे जिस पार्टी की सरकार केंद्र में हो चाहे जिसकी राज्य में हो। लेकिन ममता बनर्जी जो कर रही हैं उससे उनका एक डेस्परेशन नजर आता है
ये जिस तरह का व्यवहार है उनका, जी। अलग अलग सरकारी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कार्यक्रम था उसमें जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया, वो उससे उनका नुकसान हो रहा है। उनकी छवि जो है, अगर वो नेशनल लीडर मुख्यमंत्री के साथ साथ समय समय पर वो इस बात का संकेत देती रहती है कि वो राष्ट्रीय राजनीति की ओर भी उनकी नजर है। और तो प्रदीप जी, प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मंच पर पहुंच चुके हैं और वो अब रैली को संबोधित करने वाले हैं, तो ये भी सुनना बहुत अहमियत रखता है कि आज क्या कुछ कहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से। लेकिन बाकी तमाम मुद्दों पर भी लगातार आप दोनों ही मेहमानों से चर्चा करते हैं। गौतम लहरी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। भारत माता की हुगली नदीपुरो ये उमंग, ये ऊर्जा कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। अब पश्चिम बंगाल परिवर्तन का मन बना चुका है। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, भारत माता की वंदे 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 वंदे। साथियों, आज इस वीर धरा से पश्चिम बंगाल अपने तेज विकास के संकल्प को सिद्ध करने के लिए एक बड़ा कदम उठा रहा है। पिछली बार मैं आपको गैस कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर का उपहार देने आया था। आज रेल और मेट्रो कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाले महत्वपूर्ण काम शुरू हो रहे हैं। थोड़ी देर में हुगली की, पश्चिम बंगाल की रेल और मेट्रो कनेक्टिविटी के अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण होना है। इस महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए, बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, दुनिया में जितने देश गरीबी से बाहर आए या गरीबी मिटाने में सफल हुए या विकसित देश बने, ऐसे सभी देशों में एक बात बहुत कॉमन देखी जाती है। इन देशों ने अपने अपने देश में सही समय पर बड़ी संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया। आधुनिक हाईवे, आधुनिक रेलवे, आधुनिक एयरवे, इन देशों के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने इन देशों को आधुनिक बनाने में मदद की। वहां ये एक प्रकार से परिवर्तन का बहुत बड़ा कारण बना। हमारे देश में भी यही काम दशकों पहले होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। अब हमें देर नहीं करनी है, हमें एक पल भी रुकना नहीं है। हमें
एक पल भी गंवाना नहीं है। इसी सोच के साथ आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर अभूतपूर्व जोर दिया जा रहा है, अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, खेती, उद्योग, टूरिज्म, युवाओं को रोजगार यानी विकास के हर पहलू के लिए मूलभूत आवश्यकता होती है। इसलिए पश्चिम बंगाल में भी कनेक्टिविटी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ये भारत सरकार की प्राथमिकता है, हमारी भी प्राथमिकता है। बीते वर्षों में हाईवे, रेलवे, एयरवे, वाटरवे और आईवे हर प्रकार की कनेक्टिविटी पर फोकस किया गया है। यहां बंगाल में भी हजारों करोड़ रुपए निवेश किए गए हैं। बंगाल में रेल लाइनों के चौड़ीकरण और बिजलीकरण का काम तेज गति से किया जा रहा है। भाइयों बहनों, अब रेलवे को लेकर पश्चिम बंगाल में संभावनाओं के नए द्वार खुल रहे हैं। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का बड़ा लाभ पश्चिम बंगाल को होने वाला है। इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा चालू भी हो चुका है और बहुत जल्द पूरा कॉरिडोर खुल जाएगा, जिससे बंगाल में भी उद्योगों के लिए नए अवसर बनेंगे। इसी तरह जो विशेष किसान रेल शुरू की गई है, उसका लाभ आज पश्चिम बंगाल के छोटे किसानों को बहुत तेजी से मिलना शुरू हो रहा है। अभी हाल में ही देश की 100वीं किसान रेल महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक चलाई गई। इससे यहां के फल, सब्जी, दूध और मछली से जुड़े छोटे किसानों को मुंबई, पुणे सहित देश के अनेक बड़े बाजारों तक सीधी पहुंच मिली है। भाइयों और बहनों, आज उत्तर 24 परगना, हावड़ा, हुगली जिलों के लाखों छात्र छात्राओं, कर्मचारियों, श्रमिकों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। नॉर्थ साउथ मेट्रो का नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक विस्तार होने से हर दिन इन जिलों के हजारों यात्रियों को सुविधा होने वाली है। अब आपको कोलकाता आने जाने के लिए आधुनिक और सुविधा संपन्न तेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल गया है। भाइयों और बहनों, चंद्रनगर सहित ये पूरा क्षेत्र भारत की आजादी का, भारत की संस्कृति और भारत के ज्ञान विज्ञान का एक प्रकार से तीर्थ है। महर्षि अरबिंदो, मोतीलाल रॉय, रास बिहारी बोस, बिपिन बिहारी गांगुली, कन्हैयालाल दत्त, उपेंद्र नाथ बंदोपाध्याय, अनगिनत ऐसे महान व्यक्तित्व का नाता इस धरती से है। ये वो धरती है जिसने रामकृष्ण परमहंस जैसे
महान संत हमें दिए। माउंट एवरेस्ट को मापने वाले महान गणितज्ञ राधानाथ सिगर, महान भाषाविद बुद्धदेव मुखर्जी, ऐसे मनीषियों का भी नाता इसी मिट्टी से रहा है। मुझे हैरानी है, इतने वर्षों में जितनी भी सरकारें यहां रही हैं, उन्होंने इस ऐतिहासिक क्षेत्र को, इस पूरे क्षेत्र को अपने हाल पर ही छोड़ दिया। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहां की धरोहर को बेहाल होने दिया गया। मुझे बताया गया है कि वंदे मातरम भवन, जहां बंकिम चंद्र जी 5 साल रहे, कहते हैं कि वो तो बहुत बुरी हालत में है। ये वो भवन है जहां उन्होंने वंदे मातरम की रचना को लेकर मंथन किया। वो वंदे मातरम जिसने आजादी की लड़ाई में नए प्राण फूके, हमारे क्रांतिवानों को नई ताकत दी, मातृभूमि को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए हर देशवासी को प्रेरित किया। वंदे मातरम सिर्फ इन 2 शब्दों ने गुलामी की निराशा में जी रहे देश को नई चेतना से भर दिया था। ऐसे अमर गान की रचना करने वाले के स्थान को न संभाल पाना बंगाल के गौरव के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, और इस अन्याय के पीछे बहुत बड़ी राजनीति भी है। ये वो राजनीति है जो देशभक्ति के बजाय वोट बैंक, सबका विकास के बजाय तुष्टीकरण को बल देती है। आज यही राजनीति बंगाल में लोगों को मां दुर्गा की पूजा से रोकती है, उनके विसर्जन से रोकती है। बंगाल के लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए अपनी संस्कृति का अपमान करने वाले ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। आज मैं बंगाल के लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं, जब बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी तो हर बंगालवासी अपनी संस्कृति का गौरवगान पूरी ताकत और हिम्मत के साथ कर सकेगा। कोई उसे डरा नहीं पाएगा, कोई आपको दबा नहीं पाएगा। भाजपा उस सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए काम करेगी जिसमें यहां का इतिहास, यहां की संस्कृति दिनों दिन और मजबूत होगी। ऐसा बंगाल जहां आस्था, अध्यात्म और उद्यम सबका सम्मान होगा। ऐसा बंगाल जहां विकास सभी का होगा, तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। ऐसा बंगाल जो टोलाबाजी से मुक्त होगा, रोजगार और स्वरोजगार से युक्त होगा। भाइयों और बहनों, आजादी से पहले बंगाल देश के अन्य राज्यों से बहुत आगे था, लेकिन जिन लोगों ने बंगाल पर राज किया,
उन्होंने बंगाल को आज इस हालत में पहुंचा दिया। मां, माटी, मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। केंद्र सरकार किसानों और गरीबों के हक का पैसा सीधा उनके बैंक खाते में जमा करती है, जबकि बंगाल सरकार की योजनाओं का पैसा टीएमसी के टोलाबाजों की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता। यही वजह है कि गांव-गांव में टीएमसी के नेताओं की शानो शौकत बढ़ती जा रही है और सामान्य परिवार गरीब से गरीब होता जा रहा है। भाइयों और बहनों, बंगाल के लाखों किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा इसी मानसिकता के कारण नहीं मिल पाया है। उनके हक को यहां की सरकार में बैठे हुए लोगों ने छीन लिया है। बंगाल के लाखों गरीब परिवार आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा से आज भी वंचित है। गरीब को सुविधा मिले, इन प्रयासों को कैसे यहां रोका जाता है, इसका एक और उदाहरण मैं आज बंगाल की धरती पर आपको देता हूं। देश के गांवों में हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन चल रहा है। प्रयास यह है कि हमारी बहनों, हमारी माताओं, हमारी बेटियों को पानी लाने में अपना समय और अपना श्रम न लगाना पड़े। प्रयास ये है कि हमारे बच्चों को प्रदूषित पानी से होने वाली अनेक बीमारियों से बचाया जा सके। बंगाल के लिए ये मिशन इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहां 1.5-2 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में आप चौंक जाएंगे इन्होंने बंगाल की हालत क्या की है। 1.5-2 करोड़ ग्रामीण घरों, और उसमें से सिर्फ देश भी आज सुनेगा तो चौंक जाएगा। 1.5 करोड़ 1.25-2 करोड़ घरों में से सिर्फ 2 लाख घरों में ही नल से जल की सुविधा है। अब बताइए क्या करके रख दिया था उन्होंने। आज देश में अभियान चल पड़ने के बाद अब तक इस अभियान के तहत लगभग देश में 3 करोड़ 60 लाख घरों को पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जहां बंगाल 2 लाख पर था, भारत सरकार ने इतना जोर लगाया, पैसे लगाए, पीछे पड़ गए, तो भी बंगाल में सिर्फ अब तक 1.5-2 करोड़ घरों में से सिर्फ 9 लाख परिवार तक ही पाइप से पानी का कनेक्शन पहुंच पाया है। यहां की सरकार जिस रफ्तार से काम कर रही है और उस रफ्तार से तो पश्चिम बंगाल के हर गरीब के घर पाइप से जल पहुंचाने में पता नहीं कितने साल बीत जाएंगे। टीएमसी सरकार गरीबों के घर तक पानी पहुंचाने के लिए कितनी गंभीर है, इसका एक और उदाहरण आपको देता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बंगाल के लोगों को
पीने का शुद्ध पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जरा पूरी ताकत से बोलिए। पीने का पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? गांवों में भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? गरीब से गरीब को भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये आपका हक है कि नहीं है? यहां की सरकार ने काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन हुआ क्या? हर घर जल पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने, दिल्ली सरकार ने 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम ये टीएमसी सरकार को दी। लेकिन इसमें से सिर्फ 609 करोड़ रुपए ही यहां की सरकार ने खर्च किया है। बाकी 1100 करोड़ रुपया यहां की सरकार दबा करके बैठ गई है। सर, ये दिखाता है कि टीएमसी सरकार को गरीब की, पश्चिम बंगाल की बहनों बेटियों की जरा भी परवाह नहीं है। दोस्तों, क्या जो पानी के लिए तरस रही है वो बंगाल की बेटी है कि नहीं है? वो बंगाल की बेटी है कि नहीं है? बंगाल की बेटी को पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बंगाल की बेटी के साथ अन्याय करने वाले लोग, क्या उनको माफ किया जा सकता है? भाई और बहनों, पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार सिर्फ सत्ता में परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि आसोल परिवर्तन के लिए बनानी है। आसोल परिवर्तन, बल्कि यहां कमल खिलाना इसलिए जरूरी है ताकि पश्चिम बंगाल की स्थिति में वो आसोल परिवर्तन आ सके, जिसकी उम्मीद में आज हमारा नौजवान जी रहा है। ये हुगली अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है कि बीते दशकों की अव्यवस्था ने पश्चिम बंगाल को किस हाल में पहुंचा दिया है। हुगली जिला तो भारत में उद्योगों का एक प्रकार से हब था। हुगली के दोनों किनारों पर जूट इंडस्ट्री थी, आयरन और स्टील मशीनों के बड़े बड़े कारखाने थे, बड़े पैमाने पर यहां से निर्यात होता था। लेकिन अब आज हुगली की क्या स्थिति है, ये आप भली भांति जानते हैं। एक समय था जब पूर्वी भारत के अनेक लोकगीतों में घर घर में माताएं बहनें किसी भी शुभ अवसर पर जो गीत गाती थी, जो लोकगीत गाए थे, उसमें गाया जाता था कि घर के लोग कमाने के लिए कलकत्ता गए हैं। उस समय शब्द प्रयोग करते थे, कलकत्ता गए हैं। इन गीतों में ये उम्मीद लगाई जाती थी कि कलकत्ता से आते समय अपना परिवार का व्यक्ति जब घर लौटेगा तो वो घर के लिए कलकत्ता से क्या क्या लाएगा, कौन कौन से उपहार लाएगा, कौन से जो चीजें कलकत्ता में नहीं बनी है वो अब हमारे गांव, हमारे घर में आएगी। ऐसे गीत बंगाल के बाहर, उड़ीसा हो, बिहार हो, आंध्र तेलंगाना तक, इधर आसाम, नॉर्थ ईस्ट, लोग घर में गाते थे। ये कलकत्ता की कीर्ति थी उस जमाने में। अब ये सब बदल गया है। अब इस औद्योगिक शहर के निवासियों को
बंगाल में बहुत से निवासियों को काम करने के लिए दूसरों के यहां दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। इस स्थिति को बदलने का काम बंगाल में बनने वाली और जो सरकार बनाना आपने ठान लिया है, जो सरकार बनाना आपने तय कर लिया है, वो भाजपा सरकार बनते ही उस दिशा में एक के बाद एक कदम उठाएगी। भाजपा सरकार औद्योगिक विकास की नीतियों में बदलाव करेगी, तेजी से निर्णय लिए जाएंगे, इस क्षेत्र का विकास किया जाएगा। साथियों, एक दौर था जब पश्चिम बंगाल की जुट मिलें देश की अधिकांश जरूरतों को पूरा करती थी, लेकिन इस इंडस्ट्री को भी अपने हाल पर छोड़ दिया गया था, जबकि इससे हमारे किसान, हमारे श्रमिक, हमारे गरीब, उनका इस व्यवसाय से सीधा नाता था। जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है, तब से जूट किसानों की विशेष चिंता की गई है। अब तो गेहूं की पैकेजिंग में भी जूट के बोरों को कंपलसरी किया गया है। चीनी की पैकिंग के लिए भी बड़ी मात्रा में जूट का उपयोग हो रहा है। साथियों, हुगली के आलू किसान जो यहां की शान रहे हैं, उनकी स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है। यहां के आलू और धान, इसके जो किसान हैं, उन किसानों को कौन लूट रहा है, ये मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। जब तक यहां फूड प्रोसेसिंग के कारखाने नहीं लगेंगे, जब तक किसानों को अपनी उपज बेचने की आजादी नहीं मिलेगी, तब तक ना तो किसानों का हित होगा और न ही मेरे मजदूर भाइयों बहनों का होगा। साथियों, बंगाल में निवेश के लिए उत्साह की कमी नहीं है। मुसीबत है सरकार ने जो माहौल बनाया है, कट 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 का जो कल्चर बनाया है, सिंडिकेट के हवाले बंगाल दे दिया है, उसी के कारण ये माहौल बिगड़ता गया है। जब भी मैं विदेश में प्रवासी बंगाली भाइयों से मिलता हूं, तो अपनी मातृभूमि के लिए योगदान देने के लिए हर बंगाल का बेटा बेटी आज दुनिया में कहीं भी होगा, वो यहां के लिए कुछ करना चाहता है। लेकिन उनकी सिर्फ एक ही शिकायत रहती है कि वो योगदान करे भी तो कैसे करे। आज के पश्चिम बंगाल में किराए पर, अगर किराए पर बिल्डिंग भी लेनी हो तो उसमें भी कट लगता है, और ये ऐसे बदमाशी कर रहे हैं कि दोनों तरफ से कट लेते हैं। बिना सिंडिकेट की इजाजत के किराए पर बिल्डिंग भी नहीं ले सकते। इस स्थिति को पश्चिम बंगाल के बारे में बनाई गई इस धारणा को हमें मिलकर के बदलना है, और इसलिए यहां आसोल परिवर्तन लाना है। यहां पूर्व बहार से कमल खिलाना है। साथियों, बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां सिंडिकेट का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां टोलाबाजों का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कट कल्चर बंगाल में रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक शासन प्रशासन गुंडों को आश्रय देगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कानून का राज
पश्चिम बंगाल में स्थापित नहीं होता। ये तब तक संभव नहीं है जब तक पश्चिम बंगाल में सामान्य जन की सुनवाई करने वाली सरकार यहां नहीं बनती है। इसी स्थिति को बदलने के लिए आज पश्चिम बंगाल के कोने कोने से आवाज आ रही है, আর নয় অন্যায়, আর নয় অন্যায়, আমরা আসল পরিবর্তন চাই। আমরা আসল পরিবর্তन चाहिए। भाई और बहनों, मुझे विश्वास है कि हम सभी साथ मिलकर पश्चिम बंगाल के किसानों, श्रमिकों, यहां के युवाओं को बेहतर भविष्य दे पाएंगे। भाइयों बहनों, एक बार फिर आज अनेक भेंट सौगातें बंगाल को मिल रही है। उज्जवल भविष्य के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर के काम आने वाले हैं और इन सब के लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, हुगली में रैली को संबोधित कर रहे थे। कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां से कही और सीधा हमला ममता बनर्जी की सरकार पर, ममता बनर्जी पर, टीएमसी पर। बंगाल में सिंडिकेट की सरकार चल रही है, सिंडिकेट राज में बंगाल का विकास संभव नहीं है। बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि कैसे बीजेपी विकास को लेकर आएगी पश्चिम बंगाल में अगर वो सत्ता में आते हैं। गुंडों को जब तक प्रशासन की तरफ से संरक्षण मिलता रहेगा, बंगाल का यही हाल रहेगा। बंगाल को सिंडिकेट के हवाले कर दिया है, ये बड़ा आरोप सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की सरकार पर लगाया। बंगाल में सिंडिकेट के चलते निवेश पर असर पड़ा है, निवेश नहीं हो रहा है। कैसा उज्जवल था भविष्य पूर्व में पश्चिम बंगाल में, खासतौर पर कोलकाता, उसका जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कैसा उज्जवल भविष्य हो सकता है इसकी भी बात की। लेकिन सीधा हमला, लगातार यही मुद्दे बीजेपी की तरफ से उठाए जाते रहे हैं हर मंच से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बार फिर उन्हीं मुद्दों को यहां रेखांकित किया जिसमें टोलाबाजी है, जिसमें लगातार ये आरोप है कि किस तरह से सिंडिकेट राज में बंगाल का विकास संभव नहीं हो पाया है। सिंडिकेट के हवाले पश्चिम बंगाल को कर दिया गया है और इस वजह से यहां निवेश नहीं हो रहा है और इस वजह से विकास नहीं हो रहा है। गुंडों को जब तक प्रशासन आश्रय देगी तब तक यही हाल रहेगा। बड़ी खबर लेकिन लगातार आपको बता दें, बंगाल को सिंडिकेट के हवाले कर दिया है, सिंडिकेट के हवाले कर दिया है, यानी पूरा सिंडिकेट है जो चलाता है पश्चिम बंगाल को। एक बार फिर आपको सुनवाते हैं वो बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में हुगली की रैली में कही। आप लोगों का ये उत्साह, ये उमंग, ये ऊर्जा कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। अब पश्चिम बंगाल परिवर्तन का मन बना चुका है। और हमारे साथ गौतम लाहिरी जी भी बने हुए लगातार। गौतम लाहिरी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वही बड़े बड़े मुद्दे उठाए जो बीजेपी की पिच है, लगातार बीजेपी इन्हीं मुद्दों को उठा रही है। टोलाबाजी, कैसे सिंडिकेट के हवाले कर दिया है, ये बड़े मुद्दे हैं जो उठाए जा रहे हैं, रेखांकित किए जा रहे हैं। क्या ये रेजोनेट भी कर रहे हैं, यानी पश्चिम बंगाल की जनता में भी हम क्या देख पा रहे हैं ये कनेक्ट इन मुद्दों के साथ? क्योंकि वो बार बार बताते हैं कि कोलकाता का कैसा, पूर्व में कोलकाता कैसा हुआ करता था और कहाँ वहां लोग जाना चाहते थे और अब कहां पर पहुंचा है। देखिए, आज प्रधानमंत्री का जो भाषण था, खास तौर पे वो बंगाल का जो विकास का एक रोड मैप उन्होंने जो कहा, वही बंगाल का भाजपा के लिए एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहेगा। क्योंकि बंगाल पे जो पहले कहा जाता था बड़े बड़े उद्योग यहाँ हुआ करते थे, वो अभी नहीं है। इसको पुनर्जीवित करने का उन्होंने एक आश्वासन दिया, ताकि इसके लिए चाहिए एक भाजपा सरकार बंगाल में। साथ उन्होंने जो सबसे बड़ी बात मेरे को जो लगा है, उन्होंने कहा कि परिवर्तन सिर्फ सरकार करें, असल परिवर्तन चाहिए। असल परिवर्तन मीन्स कि जो परिवर्तन के लिए जो बंगाल को विकास के लिए जो
भूमि बनाना है, जो रोड मैप, जो बड़ी महल बनाना है, जो जी। महल नहीं है। उन्होंने जिक्र किया कि बाहर से अगर उद्योग लगाने के लिए कोई आता है तो वो कर नहीं पाते हैं कि यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस का जो कट मनी कल्चर है उसके कारण जी। हो नहीं पाता है। वो सारे संस्कृति को बदलना चाहते हैं। ये है एक परिवर्तन। जी हाँ, तो ये असल परिवर्तन परिवर्तन जिसकी बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे साथ प्रदीप सिंह जी भी मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। प्रदीप सिंह जी, असल परिवर्तन क्या यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहना चाहते थे कि बीजेपी आएगी तो ये असल परिवर्तन होगा क्योंकि वाकई में फिर विकास होगा? और क्या इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को, बाकी जो कांग्रेस या लेफ्ट है, उनको भी टारगेट कर रहे थे कि परिवर्तन, असल में परिवर्तन तब होगा जब बीजेपी को आप लेकर आएंगे क्योंकि हम विकास करना चाहते हैं? बिल्कुल, आप देखिए बंगाल का जो स्वर्णिम युग था उसकी उन्होंने याद दिलाई कि क्या था पश्चिम बंगाल, और आज 70 साल बाद किस हालत में पहुंच गया है। उसके लिए जिम्मेदार जितने दल सत्ता में रहे हैं सभी हैं, लेकिन आज की जो सरकार है उसकी बात करते हुए उन्होंने साफ साफ कहा कि भ्रष्टाचार और विकास के कार्यों को रोकने वाली सरकार को हटाने का लोग मन बना चुके हैं। जो असल परिवर्तन की बात कर रहे हैं, परिवर्तन का नारा देकर ममता बनर्जी आई थी, तो वो एक संदेश दे रहे हैं कि ये परिवर्तन नकली था, ये वास्तविक परिवर्तन नहीं था, अब हमें असली परिवर्तन चाहिए। बिल्कुल प्रदीप जी माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूं क्योंकि समय हमारा खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेकिन जो बात कही आज, असल परिवर्तन, असल में परिवर्तन चाहिए, ये बड़ी पिच बीजेपी की। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि अगर आपको विकास चाहिए पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी को चुनिए, और वही मुख्य बिंदु रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज के इस संबोधन का भी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।